ठीक है, चलो कितने बच्चे आ गए? सेंटर ऑफ मास में हमने कंटिन्यूअस बॉडी के सेंटर ऑफ मास के लिए हमने बताया था HCM XDM का इंटीग्रेशन डिवाइड बाय टोटल मास। ये फॉर्मूला कल बताया था क्या? यस सर। यस सर। गुड। यस उसमें x के बारे में कोई बता सकता है? मैं एक बच्चे से पूछता हूँ, अपूर्व पाटिल, x क्या था? श्रीनिवास जोशी, x क्या था? आवाज नहीं आ रही श्रीनिवास जोशी का। चैतन्य, Sir, x coordinate of center of mass of that element dm. क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत सही जवाब। शुभम बाशिने ने भी बताया लिख करके। अब क्या करते हैं, एक सवाल हमने रॉड का लिया था जहां पे वेरिएबल मास था। अभी हम लोग एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है, डिफरेंट डिफरेंट शेप ऑफ द बॉडी, उसका सेंटर ऑफ मास निकालना है और उसमें हम एलिमेंट कंसिडर करेंगे। हालांकि मेडिकल में इंटीग्रेशंस पे टफ सवाल नहीं आते हैं, बट फिर भी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होना, फिर आगे भी उसका यूज आएगा। तो यहाँ पे सिर्फ सेंटर ऑफ मास नहीं डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ पे ये भी डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे एलिमेंट लें। Although derivation is not very important for you, you should remember the result जो आएगा, बट फोकस जरूर करो डेरिवेशन पे भी, ध्यान देना है। ओके बच्चों, मैं तो चाहता हूं कि बच्चे एकदम अच्छे से समझे कि पूरा चीज क्लियर हो। अगर मैं कहता कि सेंटर ऑफ मास निकालो एक यूनिफॉर्म रिंग का, यूनिफॉर्म रिंग, so you will say that center of mass will be at geometric center of the ring. बट मैं कह रहा हूं कि ये यूनिफॉर्म रिंग पूरा नहीं है, हाफ रिंग है। Find center of mass of half ring. बच्चों यहाँ पे बताना कि पार्टिकल्स जो है वो सर्कल पे है और थोड़ा सा सिमेट्री का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। अगर हम डिस्कस करें कि इस लाइन के तरफ, इस लाइन से इस तरफ जैसा मास डिस्ट्रीब्यूशन है, वैसा ही मास डिस्ट्रीब्यूशन इधर है। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि इस लाइन के इधर जितना मास है उतना ही मास इधर है, ऐसा नहीं कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि जैसा मास डिस्ट्रीब्यूशन है, मास भी इक्वल है और डिस्ट्रीब्यूशन भी सेम है, ये और ये। इसलिए सेंटर ऑफ मास जो होगा वो इसी लाइन पे कहीं होगा। लेकिन अगर मैं डिस्कस करूं कि क्या ये r/2 का लाइन ले, जैसा इधर है वैसा इधर है क्या? कहोगे नहीं, इधर ऐसा है मास, इधर डिफरेंट टाइप का है, तो सेंटर ऑफ मास r/2 पे तो नहीं होगा। सो कहां होगा सेंटर ऑफ मास? दैट मीन्स वी नीड y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। सो हमारा टारगेट क्या है? सेंटर ऑफ मास इस हाफ रिंग का कहीं यहां से यहां पे होगा। सो ये y कोऑर्डिनेट क्या है? सो सवाल सबको समझ में आ गया? दर्शिता जैन,
इस हाफ रिंग को अगर एक पॉइंट मास माने तो एट विच पॉइंट दैट पॉइंट मास शुड बी प्लेस्ड। तो देखना ये बहुत सीखने वाली चीज है। इसमें हम लोग कहेंगे कि ये जो हाफ रिंग है, बहुत सारे पॉइंट पार्टिकल प्लेस्ड ऑन सर्कमफ्रेंस ऑफ दिस हाफ रिंग। सो लेट्स कंसीडर ए जनरल पार्टिकल, कोई भी जनरल पार्टिकल। कैसे कंसीडर करते हैं? यहां से थीटा एंगल पे डी थीटा का ये वाला पार्टिकल, तो लिखो इसी को बच्चों जो जनरल पार्टिकल है, जनरल बॉडी है जिससे ये बना हुआ, उसी को एलिमेंट बोलेंगे। कंसीडर एन एलिमेंट एट एंगल थीटा एंड ऑफ एंगुलर विड्थ डी थीटा। अब देखो मुझे क्या चाहिए, डीएम चाहिए। तो सबसे पहले मुझे बताना इस एलिमेंट का विड्थ क्या है। ये बहुत छोटा सा विड्थ है, तो व्हाट इज दिस? आर डी थीटा। थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर होता है बच्चों। आर इज इक्वल टू आर इंटू थीटा। तो आर इंटू ये वाला एंगल डी थीटा। फिर निकालना है मास ऑफ द एलिमेंट। मास ऑफ द एलिमेंट, लेट्स मास ऑफ द एलिमेंट इज, कैसे लिखे? तो यूनिट लेंथ का मास सपोज लैम्डा है, लीनियर मास डेंसिटी लैम्डा इनटू लैम्डा क्या है? यूनिट लेंथ का मास, लेंथ ऑफ द एलिमेंट। ये इनटू है। अब पूछोगे सर ये इसका लैम्डा क्या बोलूं? लेट्स इसका मास टोटल है m, रेडियस है r, तो सरकमफ्रेंस इसका हो जाएगा पाई r जो कि हाफ है। यहां पे वैल्यू पुट कर दोगे m अपॉन पाई r इंटू r डी थीटा। दिस इज इक्वल टू r गया m अपॉन पाई डी थीटा। यहां तक में किसी को डाउट तो पूछ। सो हमें इसका y कोऑर्डिनेट निकालना है बच्चों। तो YCM इज इक्वल टू YDM अपॉन टोटल मास। अब देखना इस एलिमेंट का y कोऑर्डिनेट क्या है। तो सारे r sin थीटा। r sin थीटा, कोई तो बता रहा था r sin थीटा। dm भी देखो निकाल लिए, m अपॉन पाई डी थीटा, इसका इंटीग्रेशन अपॉन टोटल मास, है ना। अब देखना m कांस्टेंट है, m इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा और ये भी m, तो m कट जाएगा, r भी कांस्टेंट है। सो r अपॉन पाई
साइन थीटा डी थीटा। बच्चों बहुत स्लो चल रहे हैं। अब देखना इसमें लिमिट पुट करना है कि हमारा एलिमेंट कहां से कहां तक है। तो यहां देखना एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट अगर ले तो थीटा इज इक्वल टू 0 पे ये, फिर ऐसे बढ़ते गए थीटा, बढ़ते गए यहाँ पे आए तो पाई बाई 2। अगर हमारा एलिमेंट यहीं तक होता बॉडी तो थीटा वेरीज फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2 लिखते, बट अभी तो यहां तक है पाई 0 टू पाई। पाई का मतलब 180 डिग्री, 0 टू पाई। अब साइन थीटा का इंटीग्रेशन तो पता है, cos थीटा कॉस थीटा या माइनस कॉस थीटा, माइनस cos थीटा माइनस कॉस थीटा। 0 टू पाई। ये जब पुट करोगे ना तो cos पाई होता है -1, और ये करोगे तो माइनस साइन आ जाएगा तो 2 हो जाएगा बच्चों। ये तो आ जाएगा आंसर 2r अपॉन पाई। अगर यहाँ पे किसी को नहीं समझ में आया तो बता रहा हूं, माइनस बाहर ले लिया, cos पाई अपर लिमिट माइनस cos 0। cos पाई होता है -1, माइनस cos 0 होता है 1, तो हो गया -2, और ये वाला माइनस +2। सो बच्चों अभी का भी याद कर लो कि हाफ रिंग का सेंटर ऑफ मास यहां से 2r/पाई डिस्टेंस पे होता है। और मैं एक रफ आइडिया पूछ रहा हूं, गेस नहीं, आइडिया, कि ये हाफ रिंग का सेंटर ऑफ मास r/2 पोजीशन से ऊपर है कि r/2 से नीचे है। ऊपर है। नीचे सर नीचे। r 2r/पाई का मतलब होता है r अपॉन पाई बाई 2, विच इज r अपॉन 3.14/2। 3.14 मतलब 1.5 समथिंग। तो r/, और हम r/2 से पूछ रहे हैं, तो कौन बड़ा है बच्चों? ये बड़ा है। r/2 बड़ा है या r/1.5 बड़ा है? तो ये बड़ा है, तो नीचे नहीं, r/2 से ऊपर ना। Isn't it? यस सर। r/2 से ऊपर होगा। जब पिछले क्लास में, आई डोंट नो कि मैंने बताया था कि नहीं बताया था, अगर मैं कहूं कि यहां पे एक मास m था, यहां पे एक मास 2m था, और मैं पूछा कि इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ है, तो तुमने कहा यहां पे है ना? क्योंकि m होता तो यहाँ पे होता है, 2m है तो यहाँ पे है। अब एक सवाल ऐसे आ सकता है, कॉन्सेप्चुअल सवाल, कि यहाँ पे सेंटर ऑफ मास है तो ऐसे एक लाइन ले लेते हैं, तो क्या सेंटर ऑफ मास के इस तरफ जितना मास है उतना ही मास इस तरफ होता है क्या? इक्वल मास होता है क्या जहां भी सेंटर ऑफ मास है? तो नहीं नहीं होता। यस। ये देखो एग्जांपल से ही समझा रहा हूँ कि सेंटर ऑफ मास जहां पे, इट डजंट मीन कि जहां सेंटर ऑफ मास है उसके इस तरफ जितना मास है उतना ही मास इस तरफ होगा। दिस इज नॉट रिक्वायर्ड। तो ये स्टेटमेंट लिख लेना, समझ लेना, ऐसे सवाल आ सकते हैं।
चलो आज तो थोड़ा स्टूडेंट का स्ट्रेंथ बढ़ गया है। 42 तक लास्ट टाइम तक जाते थे, आज 43 स्ट्रेंथ है। चलो अभी जो हमने डिस्कस किया बच्चों, एक स्पेशल केस डिस्कस किया, हाफ रिंग लिया। अब हाफ रिंग के जगह पे कोई भी छोटा सा ही पार्ट हो, हाफ रिंग नहीं, कोई भी पार्ट हो, एनी आर्क, लेट्स की एंगल थीटा नॉट सबटेंड कर रहा है सेंटर पे। अब मैं पूछूं कि इसका सेंटर ऑफ मास कहां होगा इतने पार्ट का, तो मैं इसको डिराइव नहीं कर रहा हूं, डेरिवेशन जिसको करना है वो कर सकता है, डेरिवेशन सेम रहेगा, सिर्फ लिमिट चेंज करना है उसमें। तो इसका सेंटर ऑफ मास का है, तो देखो ये बाइसेक्टर लाइन लिया, सो वी कैन से दैट किस बाइसेक्टर के इधर जैसा मास डिस्ट्रीब्यूशन है, जितना मास है ये नहीं कर रहा, जैसा मास डिस्ट्रीब्यूशन है वैसा ही इधर है, इसलिए सेंटर ऑफ मास इसी लाइन पे कहीं होगा। लेट्स ये यहां पे है, ये डिस्टेंस ले लिया सपोज RCM, तो RCM निकालना। तो मैं ये रिजल्ट बता रहा हूं, तुम लोग जरूर याद रखना और देखना रोहन को याद होगा रिजल्ट। रोहन, डू यू रिमेम्बर द रिजल्ट? नहीं सर, याद का नहीं है। याद नहीं है, देखते हैं किसको याद है। गौरी पाटिल, where is the center of mass? अब तो कोई कंप्लीट करो, देख रहा है चैतन्य कंप्लीट कर लेगा। सर अपॉन थीटा नॉट बाई 2। क्या बात है, देखो चैतन्य पढ़ना शुरू कर दिया। बच्चों ये लिख लो, तो ये याद कर लेना। अब बच्चों ये याद है तो पिछला वाला भी इसी फॉर्मूला पे है, ये जनरल केस हो गया, क्योंकि पिछले केस में थीटा नॉट कितना था, सेमी सर्कल, ये क्या हो जाएगा स्पेशल केस, हालांकि हमने स्पेशली डिराइव किया था, बट इफ यू रिमेंबर दिस फॉर्मूला, देखो थोड़ा सिमेट्रिक बना है, R इंटू साइन थीटा नॉट बाई 2 अपॉन थीटा नॉट बाई 2, जो एंगल वही से डिवाइड किया है और R मल्टीप्लाइड है, सो R सेमी सर्कल की बात करें तो ये थीटा नॉट हो जाएगा पाई अपॉन पाई बाई 2, है ना। साइन पाई बाई 2 1 होता है, तो ये कितना हो जाएगा 2, ऊपर चला गया 2R बाई पाई, यही हमने निकाला था। अगर मैं डिस्कस करूं क्वार्टर रिंग, इसका सेंटर ऑफ मास कहां होगा, तो तुम कहोगे सर इसका सेंटर ऑफ मास इसके बाइसेक्टर पे होगा, है ना, जो भी बताया बाइसेक्टर पे होगा, कितना डिस्टेंस पे होगा, तो R निकालते हैं, R बाई पाई, R इज इक्वल टू, नहीं ये डिस्टेंस निकाल रहा हूं, R इज इक्वल टू कैपिटल R साइन, व्हाट इज द एंगल, पाई बाई 2, बाई 2 तो हो जाएगा पाई बाई 4 डिवाइड बाई पाई बाई 4, इज इट करेक्ट? ये कितना हो गया बच्चों 4R बाई पाई, और साइन पाई बाई 4 का मतलब 45 डिग्री, 1 बाई √2, बहुत बढ़िया, 2√2 R अपॉन पाई, ये डिस्टेंस है, ये एंगल कितना है पाई बाई 4 मतलब 45 डिग्री,
कभी कभी पूछ देता है कि इसका सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस, तो ये आंसर पूछा जाए सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, सेंटर ऑफ मास का वाई कोऑर्डिनेट कितना है। तो एक्स कोऑर्डिनेट अगर क्वार्टर रिंग में कहा जाए तो ये हो जाएगा बच्चों r cos 45, so 2√2 r upon pi, this is a small r, cos 45 is 1/√2, ये हो जाएगा 2r upon pi। y कोऑर्डिनेट भी शायद समझ में आ गया होगा, ये भी हो जाएगा 2r upon pi। क्या चैतन्य समझ में आया? हाँ सर। हाफ रिंग, क्वार्टर रिंग, जनरल रिंग सब डिस्कस कर लिया। अब सपोज एक ऐसा दिया है फ्रेम कि एक सर्कुलर रिंग है और एक डायमीटर के लॉन्ग वायर है, एंड लेट्स द होल फ्रेम हैज सेम linear mass density। मतलब एक वायर लिया, बहुत बड़ा वायर था सपोज, उसमें से कुछ वायर कट करके ऐसे बनाया और फिर वही वायर वैसा ही वायर से ऐसे बना दिया, ये एक फ्रेम बन गया। अब इसका पूछा जाए कि सेंटर ऑफ मास कहां होगा। अब ये सवाल आ गया नीट में, नीट के लिए ये बढ़िया सवाल है, वेयर विल बी द सेंटर ऑफ मास। तुम लोग आइडिया लगा सकते हो कुछ? तो बच्चों इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है तो कैसे निकाले इसका सेंटर ऑफ मास? तो देखो अभी हम हाफ रिंग का तो निकाल लिए, इसका सेंटर ऑफ मास कहीं यहां होता है, यहां से 2r/pi पे। So can we assume that this frame is made up of two particles, two body, एक हाफ रिंग और एक स्ट्रेट वायर। तो इस हाफ रिंग को एक पार्टिकल से रिप्लेस करें तो लेट्स मास इज m1 एंड इट इज प्लेस्ड हियर, और इस पार्टिकल को, इस रॉड को भी एक पार्टिकल से माने तो ये मास यहां रखेंगे और m2 है कि नहीं? तो m1 में क्या लिखूं बच्चों? अगर लीनियर मास डेंसिटी लैम्डा है, m1 हो जाएगा लैम्डा इंटू पाई आर। कोई बताएगा कि m2 क्या लिखूं? स्नेहल महाजन। लैम्डा इंटू 2r। अब एक्चुअली इस बॉडी को हम दो पार्टिकल से रिप्लेस कर दिए। अब तो तुम बहुत आराम से बता सकते हो कि सेंटर ऑफ मास कहां होगा। तो लेट सेंटर ऑफ मास कुछ डिस्टेंस है, इसको ओरिजिन लेके कर लेते हैं। तो y डिस्टेंस पे है सेंटर ऑफ मास, अगर YCM कितना हो जाएगा? तो m1 इंटू 2r/pi प्लस m2 इंटू, ये ओरिजिन ले लिया तो ये 0 अपॉन m1 प्लस m2, so that comes out as m1 जो है बच्चों लैम्डा पाई r इंटू 2r/pi होल डिवाइड बाई ये r कैंसिल हो जाएगा, लैम्डा कैंसिल हो जाएगा, है ना, यहाँ पे पाई कैंसिल, 2r अपॉन पाई प्लस 2, दिस इज योर आंसर। साक्षी पाटिल, क्या ये आंसर आया था?
तो सेंटर ऑफ मास ऑफ हाफ रिंग 2r/π पे होता है, ये याद कर लो, अभी का भी याद कर लो, 2 बार लिख लो, 3 बार की हाफ रिंग का 2r/π। अब बच्चों हम लोग आ रहे हैं हाफ डिस्क। मतलब मास कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है यहाँ पे, मास कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, सरफेस पे। सरफेस पे। सरफेस। बहुत बढ़िया। अगर इसका टोटल मास m है, इसका रेडियस r है, और मैं पूछूं सरफेस मास डेंसिटी, कल बताया था कैसे लिखते हैं, टोटल मास अपॉन पाई r/2, सॉरी पाई r स्क्वायर होता है फुल रिंग का एरिया, सॉरी फुल डिस्क का, इसका हाफ है तो ये। अब समझना इस हाफ डिस्क में एलिमेंट कैसा ले, किस टाइप के बेसिक एलिमेंट से ये बना हुआ है। तो एक हाफ रिंग में लेता हूं बहुत छोटा यहाँ का, फिर उससे थोड़ा बड़ा यहाँ, थोड़ा बड़ा यहाँ, ऐसे ऐसे बहुत सारे हाफ रिंग ऐसे रखते जाओ। तो बहुत सारे ऐसे हाफ रिंग रखोगे तो ये पूरा डिस्क बन जाएगा कि नहीं, हाफ डिस्क। तो पहला हाफ रिंग रखोगे ऑलमोस्ट 0 रेडियस का, और लास्ट हाफ रिंग रखोगे कैपिटल R रेडियस का। दैट मीन्स एक जनरल अगर एलिमेंटल रिंग लेना है हाफ रिंग तो ये लेंगे, कोई भी जनरल रेडियस का, कुछ तो थिकनेस होगा। तो थिकनेस कैसे लेंगे, ये R तो ये dr, छोटा सा आगे बढ़ना लेंगे। जो भी वेरिएबल लेते हैं ना बच्चों, तो उसमें ऐसे लेते हैं जैसे पिछले केस में लिया था, यहां से थीटा तो और थोड़ा सा एंगल d थीटा, यहां पे भी R ले रहा हूं तो R और थोड़ा सा dr। जो बच्चे कैलकुलस नहीं पढ़े मेरे से तो उनको थोड़ा दिक्कत हो सकता है, बट MB बैच वालों को तो नहीं दिक्कत हो रहा होगा। R और dr, तो लिखो कंसीडर एन एलिमेंटल रिंग, पिछले केस में एलिमेंटल पार्टिकल था, रिंग हाफ रिंग, इन फैक्ट elemental half ring of radius r and thickness, साथ साथ लिखते जाओ, thickness dr। मुझे लिखना है इसका मास dm, यही टारगेट है। तो सर टोटल मास लिखने का मतलब हुआ सरफेस मास डेंसिटी इनटू सरफेस एरिया ऑफ द एलिमेंट। तो ये सरफेस एरिया एलिमेंट का देखो, ये शेडेड पार्ट किया, ये कितना सरफेस एरिया होगा। तो समझाता हूं, यहाँ पे ये जो डिस्क बना हुआ है, एक ब्लेड लिए इस लाइन पे ऐसे 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 ब्लेड से कट कर दो, फिर ऐसे 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 लाइन से कट कर दो, और ये रिंग बाहर आएगा। ये रिंग जो बाहर आएगा उसको ना थोड़ा स्ट्रेच कर दो, तो कुछ ऐसा हो जाएगा बच्चों। इसको बाहर लाके स्ट्रेच कर दिया, तो ये जो हाफ रिंग था तो ये लेंथ हो जाएगा पाई आर, और ये जो विड्थ है वो हो जाएगा डी आर। तो ये तो रेक्टेंगल जैसा हो गया।
तो सिग्मा इंटू सरफेस एरिया आ जाएगा पाई आर डी आर। एकदम क्लियरली समझ में आना चाहिए। सिग्मा इज 2m अपॉन पाई आर स्क्वायर, सिग्मा लिख लिया, इंटू पाई आर डी आर। ये वाला पार्ट मिटा दूं? सिमेट्री से फिर से हम कहेंगे कि इसका हमें क्या निकालना है, y कोऑर्डिनेट ही निकालना है, बिकॉज x कोऑर्डिनेट तो 0 होगा, सेंटर ऑफ मास कहीं होगा। तो आते हैं बच्चों YCM, फॉर्मूला इज YDM का इंटीग्रेशन डिवाइड बाय टोटल मास। बहुत दिल खुश हो जाएगा अगर कोई बता दे कि ये y कितना पुट करे। स्मॉल r की कैपिटल R? 2r by pi. 2 into small r by pi. क्या बात है, तुम लोग तो बहुत ब्रिलियंट हो यार, बहुत बढ़िया। y जो था इस एलिमेंट के सेंटर ऑफ मास का y कोऑर्डिनेट था, तो ये एलिमेंट हाफ रिंग है, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, यहाँ पे कहीं होगा। 2 एलिमेंट का रेडियस अपॉन पाई, डीएम पुट कर लेते हैं, 2m अपॉन आर स्क्वायर आर डी आर डिवाइड बाई टोटल मास। बच्चों ये m और m जाएगा, यहां से देखो कांस्टेंट क्या क्या बाहर आएगा, 2 और 2 4 अपॉन पाई आर स्क्वायर बाहर, इंटीग्रेशन आर आर स्क्वायर डी आर। और गार्गी ये बताइए कि लिमिट क्या पुट करूं, पहला एलिमेंट 0 और लास्ट एलिमेंट R, capital R. अब आर स्क्वायर डी आर का इंटीग्रेशन तो सबको आता है, r³/3, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, कैपिटल R³/3। तो ये बच्चों फाइनल रिजल्ट भी अब लिख देता है, यहाँ पे YCM आ जा रहा है 4r/3 बहुत ही बढ़िया, 4r/3 तो जितना कॉन्फिडेंस से बताया उतने ही ध्यान से इसको याद कर लो। आई होप कि लिख लिए होगे तुम लोग, मैं मिटा दिया गलती से। अब सिर्फ एक MR बैच के लिए, कि कोई कहेगा सर ये जो याद करना है क्या, क्यों कह रहे हो याद करने के लिए, ये बहुत यूज में आ सकता है, बहुत जरूरी है, कम से कम ये 2 तो याद रख लेना। हालांकि ये सवाल रोटेशन का है, फिर भी मैं बता रहा हूं। फॉर मेडिकल बैच, सपोज एक हाफ डिस्क लिया, और इसको यहां पे हिंज कर दिया और इसको छोड़ दिया, तो क्या ये ऐसे रहेगा कि, गेस करना, ऐसे रहेगा? और तीसरा कलर से ड्रॉ कर रहा हूं, इसके बाद फ्री रोटेट कर सकता है, तो कैसा सिचुएशन होगा? जो लास्ट में ड्रॉ किया, 1
कि रेड कलर लाइक 2 कि ब्लू कलर लाइक 3? 3. 3. हाफ 3. 3 समझ में आ रहा? क्या बात है। तो बच्चों ये जो है ना वो अगर करोगे तो सही जवाब है कि ये ऐसे ऐसा रहेगा। मतलब ये जो है डायमीटर वो वर्टिकल से कुछ एंगल पे होगा थीटा। और ये मेडिकल के लिए बड़ा अच्छा सवाल हो जाएगा कि अगर हमने इसको फ्रीली हैंग किया है, ऐसे हिंज के अबाउट फ्रीली रोटेट कर सकता है, तो बताओ कि ये डायमीटर वर्टिकल से कितना एंगल बना रहा है। ये सवाल रोटेशन का है बच्चों, बट एक सिर्फ चूंकि आइडिया सबको है कि हाँ ऐसे रहेगा। तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होता है ना, सेंटर ऑफ मास वो हिंज पॉइंट के नीचे होता है। मेडिकल एमआर बैच के लिए हम कह सकते हैं कि उसका टॉर्क 0 होना चाहिए, है ना। तो कोई भी बॉडी अगर किसी पॉइंट के अबाउट हैंग कराओगे तो उसका सेंटर ऑफ मास हिंज पॉइंट के जस्ट बिलो ही होगा, इधर इधर नहीं होगा। तो बच्चों ये हो गया सेंटर ऑफ द ज्योमेट्रिक सेंटर, ये हो गया सेंटर ऑफ मास। वी नो दैट डिस्टेंस हाउ मच इट इज 4r/3 pi। व्हाट इज दिस? दिस इज r। मैंने पूछा ये एंगल कितना है, तो तुम कहोगे सर tan थीटा जो हो जाएगा वो दिस अपॉन दिस है, क्योंकि ये राइट एंगल है ना। 4r upon 3 pi divided by r, that is equal to 4 upon 3 pi। सो थीटा तुम्हें जो आंसर रहेगा, इसको लिखने का तरीका ऐसा है, tan इनवर्स 4/3 pi। अगर तुझे ये रिजल्ट नहीं पता होता तो क्या ये सॉल्व कर पाते? नहीं कर पाते। चलो अब तुम लोग सोच रहे होगे, और एमआर वाले बच्चे तो सोच रहे होंगे सर क्या कर रहे हैं, इतना देर पढ़ाया और सिर्फ 2 का सेंटर ऑफ मास डिराइव किए, जिसका फॉर्मूला तो ऑलरेडी याद था। तो अब क्या करते हैं, डेरिवेशंस करते रहेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो कुछ फॉर्मूले में बता देता हूँ, कुछ का रिजल्ट बता देता हूँ, ठीक है ना। बहुत ज्यादा डेरिवेशंस नहीं कराता हूँ, तो ये ध्यान देना। तो एक अच्छा सा डायग्राम ड्रॉ करो। ये क्या दिख रहा है? हेमिस्फीयर। हाँ, हॉलो हेमिस्फीयर। इसका सेंटर ऑफ मास जो होता है बच्चों, ये होता है r/2। r/2 पे। सही लिखा क्या हाँ सृष्टि? हाँ सर। क्या बात है, हर्षल को भी आप पता है। दूसरा डायग्राम को ड्रॉ करो, और अब तुम्हें समझ में आ रहा हो कि ये कौन सा डायग्राम है, क्या है? सॉलिड हेमिस्फीयर। सॉलिड हेमिस्फीयर। बहुत बढ़िया। इसका जो सेंटर ऑफ मास है 3r/8। 3r/8। ये सबको बहुत पता है यार। ये बच्चों हॉलो कोन है, हॉलो कोन। और ये हाइट सपोज h है, रेडियस जो है वो r है ना। इसका जो सेंटर ऑफ मास होता है वो होता है यहाँ से h/3। 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 ये तो बड़ा जबरदस्त परिवर्तन है यार, सबको बताया है, तो पढ़ाने की जरूरत नहीं है। क्या पाठक सर को डांट उठ लगी है क्या? बहुत बढ़िया, तो मजा आ रहा है। ये बच्चों सॉलिड कोन। सॉलिड कोन।
और इसका सेंटर ऑफ मास होता है यहाँ से h/4. h/4। अच्छा ये बताना h/3 और h/4 में बड़ा कौन सा है? h/3 बड़ा है। h/3. हाँ, अब समझना कि सॉलिड कोण की जब बात करें तो ये ना कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूँ कि पता नहीं h/3 किसका होता है, हॉलो का कि सॉलिड का। तो आइडिया बताता हूँ कि देखना, सॉलिड अगर कोण ले तो बेस के तरफ ज्यादा मास है, मास का डिस्ट्रीब्यूशन नीचे थोड़ा ज्यादा, इसलिए सेंटर ऑफ मास थोड़ा बिलो होगा, थोड़ा नीचे होगा, इसलिए इसका h/4 होगा, छोटा होगा। सेम थिंग इज हियर। अगर देखें ये हॉलो है तो कितना है, और सॉलिड अगर है तो देखो कि r/2 से नीचे है बच्चों। 3r/8 जो है वो r/2 से छोटा है। 4r/8 होता तो r/2 होता, ये 3r/8 है, मतलब बेस के तरफ ज्यादा मास है, इसलिए सेंटर ऑफ मास थोड़ा नीचे। तो आई होप कि ये क्लियर हो जाएगा कि किसका h/4 किसका h/3। और ये रिजल्ट मुझे जरूरत जब पड़ेगी तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि तुम लोग सही सही आंसर बताओ। एक टाइप का कॉन्सेप्ट ये है कि कोई हमारा सिमेट्रिक बॉडी है और उससे ना कुछ पार्ट हमने क्या किया, कट कर लिया, बाहर ले लिया। जैसे एक डिस्क था, मास पूरे इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड है सरफेस पे, और इसमें से इतना मास कट करके निकाल लिया। तो हमारा बॉडी जो है मास कितने में डिस्ट्रीब्यूटेड, इस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है सिर्फ। अगर मैं किसी से पूछूं कि इसका सरफेस मास डेंसिटी सिग्मा है, तो इस बॉडी का मास सपोज m1 है, तो m1 कोई बता सकता है क्या कितना होगा? कहोगे सर सिग्मा इनटू कितने सरफेस एरिया में मास डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो मैं एक बार बताता हूं कि ये रेडियस सपोज 2r है, और ये जो कट करके निकाला हुआ है जो कैविटी है उसका डायमीटर 2r है। सो ये शेडेड पार्ट कितना हो गया बच्चों, पाई इंटू 2r का स्क्वायर, ये पूरे डिस्क का एरिया माइनस कटा हुआ पार्ट का एरिया पाई r स्क्वायर। चैतन्य सही लिखा है यहां तक? रिशाक सही लिखा क्या मैंने? चलो इसमें तुम्हें गेस करने के लिए बोल रहा हूं कि इसका सेंटर ऑफ मास कहां होगा। ये मान लो कि O है, सो सेंटर ऑफ मास क्या लग रहा, O के राइट होगा, O के लेफ्ट होगा। इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास लेफ्ट। यार लेफ्ट सबको समझ में आ गया, लेफ्ट कहीं होगा। मान लो कि सेंटर ऑफ मास यहाँ है, तो O से ये कितना डिस्टेंस है, सपोज x1, ये निकालना है। इसको निकालने का बच्चों दो तरीका होता है।
कुछ लोग इसको निगेटिव मास के कॉन्सेप्ट से सॉल्व करते हैं। उनका कॉन्सेप्ट ये होता है कि ये जो हमारा बॉडी 1 है, एग्जैक्टली दो बॉडी का कॉम्बिनेशन है, एक है पूरा कंप्लीट डिस्क और एक इतना डिस्क ऑफ निगेटिव मास, तो बात ही आ जाएगी। बट मैं थोड़ा प्रीफर करता हूं निगेटिव मास, चूंकि होता नहीं है इसलिए मैं निगेटिव मास नहीं लेता। मैं ऐसे लेता हूं कि ये जो बॉडी है यहाँ पे, उससे जो कट की करके जो घर लेके चला गया ये पार्ट, उससे मांग के थोड़ा ले आओ कुछ देर के लिए। सपोज ये चैतन्य लेके चला गया था तो उससे मांग के ले आ जाओ, तो ये हमारा बॉडी 1 हुआ जिसका सेंटर ऑफ मास निकालना है, और चैतन्य से मांग के ले आई है बॉडी 2। कौन सा? ये कटा हुआ पार्ट। अगर ये कटा हुआ पार्ट यहाँ पे रख दिया तो बॉडी 1 प्लस बॉडी 2, क्या ये कंप्लीट डिस्क हो जाएगा? यस सर। अगर बॉडी 1 यस सर। बॉडी 1 प्लस बॉडी 2 इज कंप्लीट डिस्क, वही बॉडी कट करके लाया जो मतलब जो कट करके ले गया था वही लाया, मतलब सेम सरफेस मास रहती है, तो उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? ओ पे होगा। इसी को मैं ऑरिजिन ले लेता हूं, एक्सीएम सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी 1 प्लस बॉडी 2, एक्सीएम ऑफ बॉडी 1 प्लस बॉडी 2, ये तो होता है कितना है? 0। इसको ऑरिजिन ले लेते हैं। M1 बॉडी 1 का सेंटर ऑफ मास, सपोज यहाँ से x1 है जो कि नहीं पता है लेकिन इधर है इसलिए -x1 प्लस बॉडी 2 का मास M2, और ये डिस्टेंस इधर है। कितना सेंटर ऑफ मास है बॉडी 2 का? कहाँ पे है? R पे है, प्लस R पे डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। चलो नहीं क्या तो म्यूट। चलो बॉडी 1 प्लस बॉडी 2 का सेंटर ऑफ मास सेंटर पे है, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट हो गया 0, तो ये देखो इधर जाएगा तो 0, तो सिंपली आ जाएगा M1x1 इक्वल टू M2 इंटू R, है ना। सो x1 आ गया बच्चों M2 अपॉन M1 इंटू R, तो ये M2 क्या हो जाएगा? सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर। M1 कितना है? सिग्मा इंटू 3 पाई आर स्क्वायर इंटू ये R, दैट इज इक्वल टू R बाई 3। यहां से R बाई 3 इधर होगा। क्या ये सवाल समझ में आया सबको? चलो बच्चों नेक्स्ट कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं। Center of mass of a triangular plate एक ट्रायंगुलर प्लेट है, उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? दैट मीन्स प्लेट कह रहा हूं ये ऐसा है। Mass is distributed in surface. So क्या करते हैं, इस पूरे प्लेट को हम मान सकते हैं कि दिस इज मेड अप ऑफ मेनी रॉड्स, दिस इज प्लेस्ड इन दिस वे। इसको लॉजिक से प्रूफ करेंगे। ऐसे ऐसे बहुत सारे रॉड से ये बना हुआ है।
अब अगर इस रॉड को एक पार्टिकल से रिप्लेस करें तो ये जस्ट इसके मिड पॉइंट पे होगा, इसका भी मिड पॉइंट होगा, इसका भी मिड पॉइंट होगा। दैट मीन्स इस सारे रॉड को पार्टिकल से रिप्लेस कर दे तो ये इसके मिड पॉइंट को मिलाए तो इसको क्या बोलते हैं बच्चों? ये मीडियंस। मतलब हम ये मानेंगे कि ये रॉड, ये पूरा प्लेट बहुत सारे पार्टिकल से बना हुआ जो इस लाइन पे प्लेस्ड है। अब सारे पार्टिकल इसी लाइन पे, तो सेंटर ऑफ मास कहीं कहीं इसी लाइन पे होगा, बट सर्टेनली इसका मिड पॉइंट पे नहीं होगा, बिकॉज इधर वाले पार्टिकल का मास ज्यादा है, इधर वाले पार्टिकल का कम है, तो ये मिड पॉइंट से थोड़ा नीचे होगा, लेकिन कहाँ होगा नहीं पता। अब अथर्व कहेगा कि सर आपने जो माना कि बहुत सारे पार्टिकल्स ऐसे बना है, वो कहेगा सर मैं मानता हूं कि बहुत सारे पार्टिकल्स ना, बहुत सारे रॉड ऐसे ऐसे रॉड से बना है। तो अथर्व पारी का लॉजिक होगा कि जो सेंटर ऑफ मास होगा ना, इस मीडियंस पे होगा, यहां 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 ऐसे बना हुआ। वो कहेगा कि वो इस लाइन पे कहीं है, मैं बोल रहा हूं कि इस लाइन पे कहीं है। दोनों सही है कि नहीं? अब ये दोनों सही तभी हो सकता है कि वो पॉइंट कौन सा हो, ये इंटरसेक्शन पॉइंट। और मीडियंस का इंटरसेक्शन पॉइंट को क्या बोलते हैं बच्चों? सेंट्रॉइड। ये 10 में पढ़े होंगे, मैं तो भूल भी गया। सेंट्रॉइड दैट मीन्स ट्रायंगुलर प्लेट का सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा? उसके सेंट्रॉइड पे। सो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो पढ़ने वाले हैं, दैट इज मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। सो देखना, हमने अभी ये बताया कि आरसीएम क्या होता है, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। वेक्टर में लिखता हूं, तुम कहोगे सर ये होता है m1r1 प्लस m2r2 प्लस सो ऑन डिवाइड बाई m1 प्लस m2 प्लस सो ऑन। दैट मीन्स टोटल मास। ऐसे लिख लेता हूं, टोटल मास। मैंने इसको एक टाइम के साथ डिफरेंशिएट कर रहा हूं। सपोज पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, तो टाइम के साथ अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो दोनों साइड डिफरेंशिएट कर लो। इधर भी डिफरेंशिएट करेंगे, तो जब डिफरेंशिएट करेंगे तो बच्चों m1 तो बाहर आ जाएगा, m1 इंटू ये क्या हो जाएगा, dr1/dt हो जाएगा, प्लस m2 इंटू dr2/dt, चूंकि m2 तो कांस्टेंट है, प्लस सो ऑन डिवाइड बाय टोटल मास तो रहेगा। ऐसे कर लेंगे। अब इसको क्या बोलेंगे? दिस इज कॉल्ड VCM, सेंटर ऑफ मास का पोजीशन किस रेट से चेंज हो रहा है, उसी को हम लोग कहेंगे वेलोसिटी। तो ये बहुत सिंपल सा आ गया, m1v1 प्लस सो ऑन डिवाइड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3, दैट मीन्स टोटल मास। एक बार और डिफरेंशिएट करोगे once again with respect to time, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आ जाएगा बच्चों? एक्सेलरेशन आ जाएगा। एक्सेलरेशन। महक क्लियर, समझ में आ रहा है ये? एक्सेलरेशन आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, तुम गेस कर सकते हो। यहाँ पे v1 को डिफरेंशिएट करेंगे तो a1 हो जाएगा, m1 a1
एग्जैक्टली सेम फॉर्मेट है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। प्लस 1 डिवाइड बाई टोटल मास, तो कितना सिंपल सा फॉर्मूला है। सपोज देयर आर टू पार्टिकल्स, एक पार्टिकल m, एक पार्टिकल 2m, इसका वेलोसिटी v नॉट इधर, इसका वेलोसिटी v नॉट इधर। पूछा जाए ये m और 2m मिला के जो सिस्टम बना है उस सिस्टम का वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या है ना। ओके सर, बहुत ही सिंपल सा है। VCM इक्वल टू क्या किए, m1 मतलब m v नॉट, लेकिन इसका डायरेक्शन लेना, वेक्टर लिखा था हमने, तो v नॉट j कैप प्लस 2m v नॉट, इसका v नॉट है I कैप डिवाइडेड बाई m प्लस 2m। सो VCM आ जाएगा, ये 3m हो गया बच्चों, v नॉट अपॉन 3 रहेगा, 3 आ जाएगा, v नॉट कॉमन ले लिया है, बच जाएगा 2i कैप प्लस j कैप। सही लिखा। इसका मैग्नीट्यूड भी बता सकते हो। ये आज का लास्ट सवाल। सपोज एक सिस्टम है, ये इसको रिलीज कर दिया, छोड़ दिया, तो यू कैन फाइंड दैट कि ये नीचे जा रहा होगा और ए से कितना से जा रहा होगा, यू कैन फाइंड, और ये ऊपर जा रहा होगा सेम ए से। कोई बताएगा क्या ए कितना आएगा? गौरी पाटिल, कैन यू टेल मी ए कितना आता है? रोहन ने शायद बताया G/3। गुड रोहन। ऐसे मैंने एक शॉर्टकट भी बताया था, हालांकि पूरा क्वेश्चंस लिखो तो आ जाएगा। शॉर्टकट बताया था कि ये 2mg इधर चाह रहा है, ऐसे मूव करे, ये mg चाह रहा है इधर। नेट ड्राइविंग फोर्स करके वर्ड यूज किया था, 2mg माइनस mg, mg और टोटल मास एक्सेलरेट कर रहा है 3m। लेकिन इसमें सवाल अब पूछ देगा कि व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस सिस्टम। एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस सिस्टम बहुत ही सिंपल सा, 2m मास लेते हैं, m1 a1 इसका कितना है, a, इसका है a, g/3 किधर नीचे, तो g/3 माइनस j कैप प्लस m, इसका किधर एक्सेलरेशन g/3, लेकिन ऊपर है तो ये ध्यान देना है, डिवाइड बाई टोटल मास। तो जब सॉल्व करोगे कितना हो जाएगा, ये चेक कर लो, m इंटू g/3 माइनस j कैप डिवाइडेड बाई 3m, दैट मीन्स g/9 माइनस j कैप। क्या ये सवाल समझ में आया? हाँ।